नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां पर एक महिला सब इंस्पेक्टर ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि पुलिस को पूरे मामले की जानकारी महिला के मकान मालिक से मिली थी, जिसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव बरामद किया है। तो महिला सब इंस्पेक्टर की आत्महत्या की खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली में तैनात महिला उप निरीक्षक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। महिला उप निरीक्षक आरजू पवार का शव फांसी के फंदे से लटका मिला है। बता दें कि यह महिला सब इंस्पेक्टर अनूप शहर में किराए के मकान पर रह रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक मकान मालिक ने जब कमरे में जाकर देखा तो उन्हें मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया है, जिसमें महिला सब इंस्पेक्टर ने लिखा है कि यह उसकी ही करनी का फल है। बता दें कि महिला सब इंस्पेक्टर आरजू पवार 2015 बैच की एसआई हैं, जो शामली की रहने वाली थी। अभी भी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि महिला सब इंस्पेक्टर ने आत्महत्या क्यों की है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो बुलंदशहर से महिला सब इंस्पेक्टर की आत्महत्या की यह खबर सामने आ रही है। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि सरपंच पति, उप सरपंच समेत 6 लोगों पर जानलेवा हमले की खबर सामने आ रही है, जिसमें ये लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो सीहोर से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां सरपंच पति और उप सरपंच समेत 6 लोगों पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई है। मामला अहमदपुर थाना इलाके के अहमदपुर कस्बे का है। हमले में सरपंच पति समेत सरपंच का बेटा और 5 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं एक को गंभीर हालत में भोपाल रेफर कर दिया गया है। अहमदपुर में सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। एसडीओपी सीएम द्विवेदी से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को दोपहर 12 बजे के करीब अहमदपुर सरपंच पति, अहमदपुर उप सरपंच लाखन सिंह गुर्जर के बेटे जगदीश पर धर्म विशेष के करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने लोहे की रॉड और लाठियों से हमला बोल दिया था, जिसमें ये लोग घायल हो गए थे। फिलहाल जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। इन लोगों ने सरपंच पति और उनके साथ मौजूद लोगों पर हमला क्यों किया, ये फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। पुरानी कहा सुनी विवाद पर से आज मारपीट हो गई थी, जिसमें एक पक्ष में 5-6 लोग घायल और उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और जिन लोगों ने मारपीट किया है उन्हें भी राउंड अप कर लिया गया है। पुरानी यूपी में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले अभी पंचायत चुनाव की बारी, और उससे पहले आपको बता दें कि इन तमाम चीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कानून व्यवस्था को लेकर के समाजवादी पार्टी ने यहां पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रयागराज जिले के प्रतापपुर में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधान परिषद सदस्य वासुदेव यादव मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आज 1 जनवरी 2021 को प्रतापपुर विधानसभा के जितने भी क्षेत्रवासी हैं और जितने भी प्रदेशवासी हैं, मैं उनको नए वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर करे आने वाला साल आपके जीवन में मंगल कामनाएं और तरक्की लेकर आए। आज यहाँ पर जितने भी पत्रकार हैं हमारे प्रतापपुर विधानसभा के और गंगा पार के, उन लोगों का सम्मान समारोह यहाँ पर था और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को यहाँ पे सम्मान किया गया है। क्योंकि आज जो सरकार है प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साल आपके जीवन में मंगल कामनाएं और तरक्की लेकर आए। आज यहाँ पर जितने भी पत्रकार हैं हमारे प्रतापपुर विधानसभा के और गंगा पार के, उन लोगों का सम्मान समारोह यहाँ पर था और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को यहाँ पे सम्मान किया गया है। क्योंकि आज जो सरकार है प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस तरह से किसानों के साथ छल किया जा रहा है, कपट किया जा रहा है और जिस तरह से काला
कानून आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चोरी छुपे पास करके आज उसको लागू करने का प्रयास कर रही है। आज उसी के खिलाफ आवाज़ लोगों ने अपने विचार आदान प्रदान किए हैं। आज जिस तरह से बेरोजगार गली गली टहल रहा है, आज जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार इस देश में, इस प्रदेश में बढ़ रहे हैं, आज उसी के संदर्भ में यहाँ पे वार्ता हुई है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि आने वाले 2021 के साल में मेरा ये निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, सन्मति दे कि लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म है, सरकार के द्वारा जो कठिनाइयाँ पैदा की जा रही हैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, उसके बारे में बताया हमने कि सरकार के रवैये से समाज का हर तबका परेशान है। और समाज का हर तबका जब परेशान होता है तो कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और पत्रकार बंधुओं को हमने यहाँ पे सम्मानित भी किया, क्योंकि पत्रकारों की जो भूमिका होती है वो समाज में हर दायित्व उनके पास होता है। वो किसी न किसी परिवार के सदस्य होते हैं, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, समाज के रूप में, किसान के रूप में, तो उनकी भूमिका होती है। तो क्योंकि हर तबका परेशान और पीड़ित है, इसलिए उनसे ज़्यादा अनुभव किसी को होता नहीं है। और हम लोग राजनीति में हैं, वो जनता के पास जाते हैं, जनता की जो कठिनाइयाँ हैं उनको बताएंगे। तो प्रतापपुर में यहाँ आने का उद्देश्य नए वर्ष में शुरुआत करने का यही था। और प्रतापपुर की जनता को, पत्रकारों को, सबको हमने नव वर्ष में मंगलमय की कामना किया, इनका भविष्य सुखमय रहे और सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। सरकार के द्वारा जो कठिनाइयाँ पैदा की जा रही हैं, सामने आ रही है। बता दें कि एक कार नहर में पलट गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। आपको बता दें कि मौके पर मौजूद लोगों की मदद से जो कार सवार लोग थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो खबर चंदौली से है, जहां एक नहर में कार पलटने का मामला सामने आया है। घटना चकिया थाना इलाके के पंचवनिया गांव की है। बता दें कि ये कार लेफ्ट कर्मनाशा नहर में पलटी है, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक परिवार दर्शन करने जा रहा था। इसी दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। कार सवार सभी लोग सैयद राजा थाना इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो कार सवार लोग थे वो दर्शनों के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो जाती है और नहर में पलट जाती है। जिसके बाद गनीमत ये रही कि मौके पर लोग मौजूद थे। उन ग्रामीणों की मदद से इन लोगों को बाहर निकाला गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। साफ तौर पर कहा है कि नया साल शुरू हो चुका है, अभी भी मुख्य धारा के रास्ते पर आ जाएं, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सजग नजर आ रही है। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही से फसादियों को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि नए साल में झगड़ा फसाद छोड़कर विकास के रास्ते पर चले। उत्तर प्रदेश ने शांति और सौहार्द का नया संदेश पिछली सरकारों के साथ दुनिया को दिया है। उन्होंने कहा, हम सबने शांति और सौहार्द कायम किया। 2020 विकास के साथ चुनौतियों से भरा साल था, लेकिन कल जो अब नया साल शुरू हो गया है उसमें विकास का आग्रही बनना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बातें भदोही में एक्सपो मार्ट के लोकार्पण कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक्सपो मार्ट विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा, कालीन उद्योग को और प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद की सरकारों के एजेंडे में गरीबी का विकास नहीं था, लेकिन मोदी जी ने गरीबों का विकास किया है और उन्हें हर वो सुविधाएं दी जा रही हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। यहाँ मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने ओडीओपी के तहत कई लाभार्थियों को मंच से लाभ भी दिया। तो जो दंगा फसादी हैं उनको साफ तौर पर संदेश दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कि अभी भी अपनी हरकतों से बाज आ जाइए, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो 2020 में कोरोना के बहाने से ही लोग तकनीक से जुड़े और 2020 में कोरोना को परास्त करते हुए अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम का भी शुभारंभ हो जाता है। उत्तर प्रदेश ने दुनिया के सामने साबित किया है कि शांति और सौहार्द कहीं और से नहीं आएगी, हम सब पहल करके इसे स्थापित करेंगे। और उत्तर प्रदेश ने
शांति और सौहार्द का वो एक नया संदेश पिछली सरकारों को तो दिया ही दिया है, दुनिया को भी दिया है। हम सब अब विकास के लिए आग्रही बनेंगे, झगड़ा फसाद के लिए नहीं बनेंगे। तो 2020 में खबर उत्तराखंड से है, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इलाज को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल कोरोना पॉजिटिव मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पाए गए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी और फिर उन्हें दून अस्पताल से दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था, जिसके बाद अब इस पर सियासत होने लगी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ ज्यादा होने की वजह से दिल्ली रेफर कर दिया गया था। सीएम रावत के दिल्ली रेफर होने पर पौड़ी गढ़वाल से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना तो करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का इलाज प्रदेश से बाहर होना उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहुत बड़े सवाल पैदा करता है। उन्होंने बताया, जब मुख्यमंत्री को ही अपने स्वास्थ्य सुविधाओं पर भरोसा नहीं है तो आम जनमानस स्वास्थ्य के प्रति कैसे आश्वस्त वो कर पाएंगे। तो अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इलाज पर भी सियासत होती नजर आ रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड में पैर पसारने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में लगातार जो सरकार है उस पर निशाना साधने में भी गुरेज नहीं कर रही है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश का बड़ा हैरानी भरा बयान आया है, जिसमें वो कहते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है। तो क्या इसका ये मतलब है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है और जो यहाँ का आम जनमानस है वो भगवान भरोसे है? मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले इसी उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी करवाया है कि क्रिसमस और 31 दिसंबर को जगह जगह जो होटल्स हैं वहाँ लोग एकत्रित न हों और वहाँ पे नए साल को सेलिब्रेट न करें। उत्तराखंड के मुख्य सचिव यूपी के कन्नौज से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाश कितने बेखौफ है अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक दुकान पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। तो बदमाशों ने यहां पर एक व्यापारी को भी निशाना बनाया है। यूपी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। शहर में सरे बाजार गोलियां चल रही हैं। कहीं और तो छोड़िए, पुलिस स्टेशन के पास कई राउंड फायरिंग की गई है। माना जा रहा है कि एक व्यापारी के किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश के कारण हमला हुआ है। पुरानी रंजिश को लेकर व्यापारी के घर दुकान के शटर में गोलियों के निशान पाए गए हैं। व्यापारी की माने तो उसका मामूली सी बात पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसके ऊपर यह हमला हुआ है। इतना ही नहीं, अज्ञात लोगों ने फायरिंग करने के बाद गाली गलौज भी की। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला है। तो बदमाश कितने बेखौफ है अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पुलिस स्टेशन के पास एक दुकान मौजूद थी, वहां पर बदमाशों ने फायरिंग की है। अब पुलिस को साफ तौर पर अगर कहें तो जो बदमाश हैं वो चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में उम्मीद यही करेंगे कि जो बदमाश हैं वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, ताकि जो लोग हैं उनके बीच में कानून व्यवस्था को लेकर के एक कड़ा संदेश जा सके, साथ ही बदमाशों को भी एक कड़ा संदेश मिल सके। मैं आपका सर कहाँ के रहने वाले हो, क्या मामला है? राजीव कुमार गुप्ता, पुरानी गल्ला मंडी। क्या मामला है सर? ये सामने एक किराए पे जगह लिए हुए हैं जी, तो यहाँ मेरा काम होता है जी। तो वो आए दिन अपनी कार खड़ी कर देता है, कहीं मोटरसाइकिल खड़ी कर देगा। अब वो चक्कर क्या है कि तो हमने कहा अगर तुम्हें खड़ी करनी है तो पीछे खड़ी कर लो। अब वो दरअसल पिए रहता है हर समय। चूँकि कल 31 दिसंबर का लास्ट था साल का और संभावना ऐसे में बनी रहती है, सोच लगाया गया था और सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस पहुंची है। तो वहाँ मुलजिमों की गिरफ्तारी भी हो गई उसमें और तहरीर प्राप्त हो गई है और इस मामले में मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है। और जो इस मामले में जो भी मुलजिम हैं उनको गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। मैं आपका सर कहाँ के रहने वाले हो, क्या मामला है? पुरानी गल्ला मंडी। घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल जो ताजा मामला है वो 8 साल के बच्चे के अपहरण से जुड़ा हुआ है और जिन बदमाशों ने अपहरण किया है उन्होंने परिवार से फिरौती की मांग भी की है। फिरौती के तौर पर 20 लाख रुपए मांगे हैं।
तो यूपी के कुशीनगर में किडनैपिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रामकोला चट्टी का रहने वाले 8 साल के नाबालिग का दोपहर करीब 2 बजे के आसपास अपहरण हो गया। अपहरणकर्ता ने बच्चे को छोड़ने के लिए फिरौती की मांग की। अपहरणकर्ता का कहना है कि 20 लाख दो और बच्चे को ले जाओ। बता दें कि 8 साल का मासूम दोपहर 2 बजे ट्यूशन पढ़ने घर से निकला था, जिसका कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया, जिसके बाद किडनैपरों ने फिरौती के लिए दिन में 2 बार परिजनों के पास फोन किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान उनके घर पहुंचे, जहां वो राजनीति करने से बाज नहीं आए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बच्चा नहीं मिला तो वो आंदोलनरत होने को मजबूर होंगे। तो कुल मिलाकर अब जो ये पूरा मसला है, इस पर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर बच्चे को जल्द बरामद नहीं किया गया तो वो लोग आंदोलन करेंगे। अब पुलिस के लिए यहाँ पर प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा हो गया है। देखना दिलचस्प होता है कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करती है। घटना काफी दुखद है, गंभीर है। अब तक उस बच्चे का न मिलना कहीं न कहीं सरकार की पूरी स्थिति को उजागर करता है। उत्तर प्रदेश में अपहरण एक उद्योग के रूप में विकसित होता जा रहा है। जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी से मेरी स्पष्ट रूप से मांग है कि एक उच्च स्तरीय टीम बनाकर जैसे भी हो उस लड़के को सकुशल उसके घर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, अन्यथा बाध्य होकर हम सब लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। घटना काफी दुखद है, गंभीर है। अब तक और सर्दी और घने कोहरे के कारण सड़क हादसे भी अब बढ़ने लगे हैं। ताजा मामला बहराइच से सामने आया है, जहां घने कोहरे के कारण गाड़ियां आपस में टकरा गई। तो देश में कोहरे और ठंड का सितम जारी है। घने कोहरे के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहराइच में रोडवेज बस, ट्रक और एक एम्बुलेंस की भारी टक्कर हो गई। घने कोहरे के कारण तीनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। घने कोहरे के कारण प्रयागपुर के पास सोहनी पेट्रोल पंप के सामने यह हादसा हुआ है। बस में यात्री भी मौजूद थे। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक कंट्रोल किया और रास्ता यहां पर खुलवाया है। तो बहराइच से खबर सामने आ रही है, जहां पर घने कोहरे के कारण सड़क हादसा देखने को मिला है। दरअसल सर्दियों के मौसम में कोहरे के कारण वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से उन्हें ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है। आमतौर पर सर्दी के मौसम में जो चालक होते हैं वो वाहनों की हेडलाइट जलाकर ही ड्राइव करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहराइच से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 वाहन आपस में टकरा गए। आपको बता दें कि वाहनों के टकराने की वजह से मौके पर जाम के हालात पैदा हो गए, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें मौके पर लग गई। जैसे ही पुलिस को पूरे मामले की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया, जिसके बाद जो गाड़ियों की कतार वहां पर लगी हुई थी उससे लोगों को राहत मिली और जाम खुलने के बाद जो यातायात व्यवस्था है वो यहां पर सामान्य हो पाई है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें, आरोप है कि दबंगों ने एक महिला की सरेआम पिटाई कर दी और जो ये घटना है उसका वीडियो भी अब खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो दबंग हैं वो कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर एक महिला की पिटाई कर रहे हैं। तो यूपी के फर्रुखाबाद में नए साल के खास मौके पर एक तरफ लोग जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर नए साल के जश्न में शराबियों का बीच चौराहे पर जमकर उत्पात देखने को मिला है। शहर के बीचों बीच चौराहे पर शराबियों ने पहले तो महिला के साथ जमकर मारपीट की। शराबियों ने पुलिस के सामने महिला के बाल पकड़कर घसीटे, लेकिन गनीमत है कि पुलिस उसे रोकने की हिम्मत भी कर पाती। इतना ही नहीं, कई लोग सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते रहे, लेकिन आगे बढ़कर किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। महिला को पीटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस ने दबंगों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है वो कानून व्यवस्था को लेकर
तो जो ये घटना है वो कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आरोप लग रहा है कि पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। ऐसे में अब पुलिस के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है कि दबंगों के खिलाफ कब तक पुलिस कार्रवाई कर पाती है। दरअसल योगी सरकार एक तरफ जो भी बदमाश हैं उन्हें रोकने के लिए तमाम कवायदें कर रही है, मिशन एनकाउंटर के जरिए बदमाशों को ढेर किया जा रहा है, लेकिन जब जो अधिकारी हैं वो उनकी यहाँ पर सहभागिता बेहद अहम हो जाती है। उम्मीद करेंगे कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे और जो कोई भी आरोपी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। खबर कासगंज से सामने आ रही है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर गोली चल गई और इस गोली लगने से एक युवक की यहां पर मौत हो गई है। तो पुरानी रंजिश के चलते गोलीबारी का ये मामला सामने आ रहा है। यूपी के कासगंज में नदी किनारे बसे दो गांव के लोगों के बीच पुरानी रंजिश के चलते विवाद हो गया। इस विवाद में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि मामला सिद्धपुरा क्षेत्र के नदी किनारे पर बसे गांव का है, जहां दोनों गांव के लोगों में पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर गुरुवार को दारू के नशे में पहले तो दोनों पक्षों में विवाद हुआ, फिर एक पक्ष से चली गोली जो 22 साल के रामेश्वर की जान ले गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रकाश वर्मा और क्षेत्राधिकारी पटियाली गोविंद्रपाल गौतम पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक इसी रंजिश के चलते पूर्व में भी एक मर्डर हो चुका है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के लिए दोनों गांव के बीच पुलिस टीम तैनात कर दी गई है। तो गोलीबारी की खबर ये सामने आ रही है। आपको बता दें कि दो गांवों के बीच आपसे रंजिश को लेकर के विवाद हो गया था और देखते ही देखते जो मामला है वो इतना तूल पकड़ गया कि गोली तक चल गई और इस गोली लगने से एक युवक की यहाँ पर मौत हो गई है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो कोई भी दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई पुलिस करती है। और आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस विवाद के चलते किसी की जान गई हो। इससे पहले भी इसी विवाद के चलते एक मर्डर पहले भी हो चुका है। नगला भिकारी के जंगल में नगला भिकारी के ब्रजेश सन ऑफ रामेश्वर, उम्र लगभग 22 वर्ष, इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। संज्ञान में ये आया है कि दारू पी के इनमें झगड़ा हुआ है और उसी में ये पुरानी रंजिश के कारण गोली मारी गई है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। नगला भिकारी आपका राज्य आपकी खबरों में के जंगल में दीजिए इजाजत। नमस्कार।